अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। 8 फरवरी को मुल्क की तारीख का मुनफरिद इलेक्शन होने जा रहा है। अब तक कोई भी सियासी जमात कौमी सतह पर इंतखाबी माहौल बनाने में कामयाब नजर नहीं आती। आइंदा हुकूमत बनाने के लिए फेवरेट नून लीग के कायद नवाज शरीफ की पब्लिक अपीयरेंस महदूद है और जहां वो जाते हैं तो आखिरी खिताब का मौका मरियम नवाज को दिया जाता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंतखाबी मुहिम के साथ साथ क़यादत की ट्रांजिशन का अमल भी जो है वो जारी है। आज मानसेरा में खिताब के दौरान जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगे तो मियाँ साहब ने इसका दिलचस्प जवाब दिया। मैं आज यहाँ वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया, आज तो मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया हूँ। इलेक्शन मरियम यहाँ पे इलेक्शन लड़ने नहीं आई, लेकिन मुझे मरियम ने कहा था कि मैंने मानसेरा आपके साथ जरूर जाना है। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए यार। वोट तो आपने दिया था, हुकूमत तो यहाँ थी उसकी। इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। हमें अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करने दी गई होती, उसके बाद अगली हुकूमत भी अल्लाह के फजल करम से आपने मुस्लिम लीग को देनी थी। अहम बात यह है कि नून लीग की तनकीद का महवर बानी पीटीआई है, जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की तोपों का रुख नून लीग की तरफ है। यहां तक कि बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए पीटीआई के वर्कर्स से मदद मांग ली है। पीटीआई के कारकुन से मुखातिब होना चाहता हूँ। नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं। मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ, आए इस इलेक्शन में आप मेरे साथ दे, मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर दूं। पीपल्स पार्टी की नजरें पंजाब और केपी में पीटीआई वर्कर्स की सपोर्ट पर हैं, मगर पीटीआई अपनी मुश्किलात के लिए कहीं और देख रही है। अब मैं समझता हूँ कि ये क्लैश ऑफ द टाइटन्स इट गॉट टू कम टू एन एंड। अब एक सीज फायर होनी चाहिए, फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहिए। आपको कोई नरमी दिखाई दे रही है अपनी जमात के हवाले से? देखिए, मुझे लग नहीं रहा, लेकिन मैं फिर भी होपफुल हूँ और मैं समझता हूँ कि जो भी मुक़्तदर हल्के हैं इनको इस बात का इदराक होना चाहिए और एहसास होना चाहिए कि देयर इज़ ऑलवेज अ पॉइंट दैट यू से दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इट शुड बी इनफ। देखना है कि इस ट्रायंगुलर फाइट का नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि जिसके पास स्पेस है वो बयानिया के मैदान में पीछे है और जिसके पास बयानिया है वो स्पेस से महरूम है। इसके अलावा बानी चेयरमैन पीटीआई के केसेस में अहम पेशरफ्त और कराची में एमक्यूएम के रिवाइवल पर भी बात करेंगे, बिकॉज कल एमक्यूएम ने एक बड़ा इंप्रेसिव शो किया कराची के अंदर बहुत अरसे के बाद। और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बिलावल भुट्टो साहब ने भी लाहौर में जलसा किया वो भी इंप्रेसिव था, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी बिल्कुल खाल खाल नजर आती थी। तो इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, सीनियर रहनुमा हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, अज़हर सिद्दीक साहब रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा अज़हर साहब आपसे शुरू करूँगा। ये जो बैरिस्टर गौहर साहब ने इंटरव्यू दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका को, मुझे ये बताइएगा क्या पीटीआई डिसअपॉइंटेड हो गई है, डिसअपॉइंट होकर वॉर्न कर रही है स्टेट को कि जी आएँ डायलॉग कर लें, क्या हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप लोग इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं? बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि सारे हथियार अपना लिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने के लिए, और सारे के सारे गैर कानूनी हथकंडे जितने भी है, नतीजा आप देख लिया। यानी एक रह गया था कि सियासी जमात का इंतखाबी निशान लेना था, वो भी ले लिया। मैंने उसको अलहदा बात है चैलेंज कर दिया उसकी आईनी हैसियत को, और इंशाल्लाह उम्मीद है सुबह समात होगी। गौहर साहब ने तो बड़ी वजाहत के साथ बात कही है ना, उन्होंने तो बताया कि क्या हो रहा है, मुल्की सियासत में क्या मजाक हो रहा है, मुल्की सियासत क्या आइन और कानून के मुताबिक चल रही है, सारी चीजें सामने रखती हैं। अब भी कोई ऐसा मसला नहीं है, उन्होंने छोड़ा कि आप क्या चाहते क्या है, बताएं ना कौम के साथ। यानी वोटर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालना चाहते हैं और वो पोजीशन सारी देख ली। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, बिलावल भुट्टो साहब अपना ग्राउंड के रियलिटीज अगर देखें तो काफी हद तक वो कामयाब हुए हैं लोगों को अपना एंगेज करने के लिए। वो मजाक नहीं कर रहे, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो इलेक्शन को एक मजाक लेकर चल रही, चूंकि उन्हें यकीन दहानी करा दी गई ना एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि आप अगले मुल्क के वजीर आजम है। हालांकि मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ के हाथ में मेरा ख्याल लाइन नहीं रह गई है जितनी। जरा मुझे क्विकली बताइएगा, क्या आपको लगता है कि जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के लोग उनको वोट डालें, अगर पीएमएलएन से बदला लेना है तो पीटीआई के लोग पीपल्स पार्टी को वोट डालेंगे? अगर मैं सिर्फ उस हल्के की भी बात कर लूं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की,
तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या है, इससे क्या मुराद है? मतलब अगर यहाँ पर बात ना बनी तो फिर क्या करेगी पीटीआई? फिर दोबारा सड़कों पर वायलेंस शुरू हो जाएगा? नहीं, कोई हमें वायलेंस ना, तो 9 मई का वायलेंस हमने किया है, ना हमारा 9 मई से वायलेंस से हमारा कोई ताल्लुक है। और अब भी वायलेंस करने की हमें क्या जरूरत? वायलेंस अभी आज करा लेना। हम तो कहते रहते हैं कि आप आए, जुडिशियल कमीशन बिठाएं, पता लग जाएगा कि उसमें आप तो आज तो बाकायदा बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया कि उसके पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नून लीग के लोग हैं। यानी नून आज भी डरते क्यों है? यानी बैठ के आए, जुडिशियल कमीशन बनाए, पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे आप लोग? अक्सर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ देखे वायलेंस पे यकीन नहीं रखती है। अगर वायलेंस करनी होती तो जितने लॉन्ग मार्च हुए थे रोक लेते। मैंने तजवीज दी थी कि जब पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च लेके आ रही थी कि इनके साथ वही तरीका किया जाए, बगावत के मुकदमे दर्ज किया जाए, तो वो तो हालात नहीं है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बड़ा सीधा सा है, कोई लंबा तो है ही नहीं। हम तो आपको कह रहे हैं आए वोट डालें, अगर वोट से मुल्क की किस्मत बदले। और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो आपका स्टेट के साथ है ना, वोटर के साथ नहीं है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को आप क्या इंटरप्रिटेशन है? हमारा स्टेट के साथ किया है कि वोट क्यों रोका जा रहा है? वोट आने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से वो बातें हो रही है ना, तो वोट डालने के लिए वो लोग निकले, अब मुश्किल से हो, आसानी से। दो अलग बात है ना, वोट डालना, आपका वोट डालना, वोट डलवाना, अपने कारकुनान को कहना उस दिन निकलें वोट डालें, समथिंग एल्स। वो इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीजें नहीं जानी चाहिए, क्लैश ऑफ टाइटन्स नहीं होना चाहिए। ये असल इशू है ना। आप उस तरफ अभी नहीं जा रहे, लेकिन चले वोट वाली बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। ये आपका राइट है कि आप मोबिलाइज करें लोगों को, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चलेगा तो फिर खुदा जाने क्या होगा। हसन साहब, आपके ख्याल में? जी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है ना, वो नवाज शरीफ के मुताबिक तो अब बलवा बोलना है ना जी। हमारा कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न नो बलवे का नहीं है। हम पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखते हैं। पुरअमन एहतजाज पे दोबारा आना होगा तो हम सड़कों पे आएंगे और बाकी देखेंगे। पॉइंट ऑफ रिटर्न से मुराद वायलेंस बिल्कुल नहीं है। राइट, फेयर इनफ। जी, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आप क्या मुराद ले रहे हैं? आपने तो एक ट्वीट भी की, आप बोल रहे हैं काफी दिनों से कि एक और 9 मई होने वाला है। किस बेस पर आप कह रहे हैं कि 9 मई होगा? एक हिजान पैदा होता है जब आप ये बात करते हैं, तो किस बेस पे आप कह रहे हैं? और आज एक भी रिफ्लेक्शन मिली है इंटरव्यू में, वो कहते हैं चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे, बट अजहर साहब कह रहे हैं इससे मुराद क्लैश नहीं है, इससे मुराद ये है कि बस पब्लिक निकल आएगी, अगर आपने ज्यादा दबाया तो और लोग निकल आएंगे। नहीं, बेसिकली इनका प्लान सी जो है ना, प्लान सी क्या है? प्लान सी में बेसिकली इनकी देखिए, बतौर जमात तो तहरीके इंसाफ अब इंतखाबात में नहीं है, ना इनके पास यूनिफॉर्म सिंबल है। तो जो भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं, लेकिन वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो अब इनको मालूम है कि उसके बाद, यानी आपको पता है कि पहले भी 2018 में भी जहाज़ उड़ा था, तो इस मतलब फिर जहाज़ भी तैयार है। और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, वो भी जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, तो वो उनका आपस में मुकाबला एक और लगना है, वो भी इनको दिखाई दे रहा है साफ। तो ये इनका इंटरेस्ट नहीं है अब इंतखाबात के अंदर। अब ये इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की एक कोशिश है, यही प्लान सी है। अब इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने के लिए इनके 3-4 चीज़ों के ऊपर ये साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, और वही जो है इनकी एग्जीक्यूशन उस पर करने जा रहे हैं। उसमें एक चीज़ तो ये है कि आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, चाहे वो यानी उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट है या डिजिटल है, वहाँ पर आर्टिकल्स आ जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज आ जाएंगी, और फिर हमारे इंतखाबात के अमल को वैसे ही कॉन्ट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो हमारे इदारे हैं, इन इदारों के ऊपर ब्लेम गेम होगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। इसके साथ साथ इनका ये भी प्लान है कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो नौजवान नस्ल के लोग हैं, उनका दिमाग को इस तरीके से पोल्यूट कर दिया जाए कि वो रियासत के और रियासती इदारों के खिलाफ खड़े हो जाए। और वही जो पहले एपिसोड हुआ था 9 मई वाला, मतलब वो खुद से खड़े हो जाएं या ये कॉल देंगे? आपके 9 मई के हालात से क्या मुराद? बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पहले देखिए ना, इन आर्टिकल्स को पब्लिश करेंगे, इन डॉक्यूमेंट्रीज को चलाएंगे, एक फजा, एक माहौल बनाएंगे। अच्छा। और अभी दिन देखिए कितने रह चुके हैं, अभी बहुत चंद दिन रह चुके हैं, और ये सारा का सारा खेल इन्हीं दिनों में होने जा रहा है। अब इसमें आप ये देखिएगा कि जो इनका जो बैरूनी कुछ कुव्वतें हैं जो कि इनके साथ नेक्स्ट हैं, और वहाँ पर ही इनके जो लोग हैं वो इसके साथ एक पूरा एक मजमूम साजिश है। और इस साजिश को काउंटर करने के लिए डोमेस्टिकली तो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से काउंटर कर लिया जाएगा, लेकिन जो इंटरनेशनली ये साजिश होने जा रही है, इसको काउंटर करने के लिए हमें तो सिर्फ एक अपनी आवाम को बताना है, समझाना है। और वही मैं काउंटर कर रहा हूँ कि जी खुदारा अपने बच्चों के ऊपर रहम करें, उनको बताएं कि रियासत के अगेंस्ट खड़े मत हों। रियासत माँ की तरह है, और रियासत पाकिस्तान ने ही आज हम जो कुछ हैं इस रियासत की वजह से, इस मुल्क की वजह से हैं।
तो पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और पहले भी देखें ना, बहुत से ऐसे नौजवान थे जो कि जेलों में जा चुके हैं, उनकी किसी एक पेशी तक पर कोई बंदा नहीं आया। तो दोबारा भी अगर तो कह रहे हैं ना जो गए दोबारा भी वो कहते हैं हमारे थोड़ी ही हैं। हाँ। तो यही एक बहुत बड़ा साइन है कि खुदारा ऐसी कोई हरकत ना करे, अपने बच्चों को बिल्कुल जो है बाहर जाकर इस किस्म की कानून को हाथ में लेने की इजाजत ना दें। और इस मर्तबा आपको ये बताऊं, आखिरी बात, इस मर्तबा यानी पहले तो GHQ में चले गए, वहां पर जलाओ गिराव कर दिया, पथराव कर दिया, जिस तरह कोर कमांडर हाउस में चले गए। इस मर्तबा किसी भी सरकारी इमारत के करीब भी जाने नहीं दिया जाएगा और जीरो टॉलरेंस होनी है इस मर्तबा, और बहुत सख्त मार पड़नी है। तो लिहाजा इन बच्चों की हद तक मैं ये कहूँगा, और आपको पता है कि आप रियासती इदारों के खिलाफ जो ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो मुल्क के अंदर लोग रह रहे हैं, तो उनको भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कमेटी बन चुकी है और शायद उन लोगों के ऊपर भी अपना वो जो है ना दायरा कार बढ़ा दे। वो अभी तो जजेस से हटकर जो है वो और इदारों पे, पीका लॉ में तो ये आता है, पीका लॉ में आते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो बड़े होश के नाखून लेने की जरूरत है। जी अदर साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे? मैं कोई नहीं, मैं छोटा सा जवाब, ये ख्वाहिशें बड़ी हैं हमारे हसन भाई की ना। ये 9 मई के वाकये में आज कहे ना मेरे साथ बैठ के जुडिशियल कमीशन बनाए, जो सच है सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा। 100% नून लीग के लोग हैं, अभी भी प्लानिंग ही नहीं की है। हमें क्या मिलेगा वायलेंस करके? हमें वायलेंस करके कुछ नहीं मिलना। हम साफ शफाफ इलेक्शन चाह रहे हैं। और जहां तक ये बात है ना सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया को सबसे ज्यादा अदलिया की तज़यीक, तौहीन इदारों की कहाँ गई? वो अपना मरियम नवाज शरीफ, वो सारे भूल गए हम क्या? वो करना है तो बिल्कुल करें, उन सबको भी साथ मिलाएं इस पर। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ, कोई वायलेंस नहीं करनी है हमने। अगर वायलेंस करेंगे तो उसके पीछे ये लोग हैं, इसलिए बेहतर यही है कि पहले एक जुडिशियल कमीशन बना के इन सब लोगों के चेहरे बेनकाब कर दे। हम बिल्कुल यकीन नहीं करते किसी वायलेंस पे। अच्छा, ये हमेशा ये करते हैं कि जब कोई बुरा काम हो जाता है तो उसको शिफ्ट कर देते हैं दूसरों के ऊपर, और जो कामयाबी होती है उसका सिरा अपने सर लेने के चक्कर में होता है। यही बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, आपने उन लोगों को डिसओन किया सिर्फ लफ्जों की हद तक, अमलन नहीं। अब वो खातून जो गिरफ्तार हैं, खवातीन, वो क्या लोग रियासत जो है वो बेवकूफ है, उनके पास एविडेंस है। यानी जियो फेंसिंग हुई हुई है, बहुत से ऐसा एविडेंस है जिसको ये निगेट नहीं कर सकते। इनकी मोबाइल की लोकेशंस हैं, इनकी इवन ऑडियोज हैं यार। ओके ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर वो जरा अजहर साहब, ख्वाजा इजहार साहब ने ज्वाइन किया, जरा मैं उनकी तरफ जाना चाहता हूँ। ख्वाजा साहब, कल आप लोगों ने बड़ा एक इम्प्रेसिव शो किया है कराची में, काफ़ी अरसे बाद एक बड़ा जो है वो जलसा आपका हमें दिखा MQM का, और जो आपके जितने भी वो ग्रुप्स थे वो अब जब यूनाइटेड हुए हैं दोबारा से, तो एक जो है वो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। मुझे ये बताइएगा, एक तो पहले ये बताइएगा इस रिवाइवल पर जो आप लोगों का हो रहा है, आप कितने होपफुल हैं कराची को, या कराची में जो आपका मैंडेट था माजी में उसको रीगेन करने पर? पहले उस पर जरा कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा, एक PTI की जो इस वक्त सिचुएशन है, PTI जिन हालात से दो चार है, उनके पास बयानियां तो है लेकिन स्पेस नहीं है। सो यू हैव बीन थ्रू विद दिस प्रॉब्लम इन पास्ट फ्यू डेकेड्स। आपने देखा है कि क्या होता है कि जब स्टेट वर्सेस पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या माहौल बनता है। सो आप क्या देखते हैं, उनके लिए क्या माहौल बनने जा रहा है? योर टेक ऑन। थैंक यू आदिल भाई। पहली चीज तो ये कि यकीनन हमारे इस मर्जर के बाद लोगों की बहुत बड़ी तादाद में कराची, हैदराबाद, सक्कर, शहरी सिंध की, बल्कि पूरे पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी कि हम सब लोग एक जगह यूनाइटेड हों। अल्लाह का शुक्र है कि वो यूनिटी हमारे दरमियान बड़ी मजबूती से उभर कर सामने आई, और हमारे यहाँ तमाम लीडरशिप, ख़ास तौर पे खालिद भाई की कन्वीनरशिप में मुस्सा भाई, फारूक भाई, नसीम बाजी और तमाम के तमाम साथी जो है ना वो एक जगह जमा हुए। और उसका मुजाहरा कल कराची ने इसलिए मुत्तहिद तौर पे देखा कि उन्होंने देख लिया कि इलेक्शन के अंदर अब MQM पूरी ताकत से तमाम हलकों से, न सिर्फ कराची से बल्कि इंटीरियर सिंध से, कोयटा से हम 12 जगह से हैं, KPK से हम 12 जगह से हैं, पंजाब से हम 40 जगह से हैं, और हम भरपूर तरीके से अपने उम्मीदवार फील्ड कर रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि हमारे कहाँ पर कितने वोट हैं, लेकिन हमारा जहां भी उम्मीदवार और परचम है वहां हमने टिकट जारी किया। तो उम्मीद है कि इस बार बहुत अच्छी तादाद में हम 2013 से बेहतर सिचुएशन में रिवाइवल करेंगे। और जहां तक बात आपने फरमाई, हमें आपने PTI से इक्वेट किया। देखिए, हमारे स्टेट से जो MQM के ताल्लुकात थे वो डेफिनेटली उस ताल्लुकात में इल्ज़ाम तो दहशतगर्दी का था, एंटी स्टेट का था, लेकिन जो अमल PTI की जानिब से हुआ, जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को डिफेम किया गया,
कोर कमांडर हाउस और दीगर तंसीबात पे हमले किए गए, पासपोर्ट जलाए गए, परचम जलाए गए, बैरून मुल्क पाकिस्तान की जो बदनामी हुई और इतनी खुलकर बयानियां आया, तो वो बयानियां नौजवान नस्ल को मायूस करने के लिए काफी है। और फिर आप देखेंगे टिकटों की भी अभी जो पीटीआई ने टिकट हासिल किए, वेदर के उनको बैग मिला या नहीं मिला, लेकिन वो कैंडिडेट जो डाई हार्ड कैंडिडेट थे, जो पीटीआई के फाउंडर कैंडिडेट थे, फाउंडर कारकुनान थे, उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की और वो बड़ी तकलीफ के अंदर हैं कि उन जिस लीडरशिप से, जिस टीम से उनको उम्मीदें थी, आधी से ज्यादा तो टीम दौड़ गई अपने आप को बचाने के चक्कर में, बजाय ये कि वो इल्जाम लेते, कहते कि हाँ भाई कसूर हमारा है, हमसे गलती हुई है। सब ने अपने अपने आप को इधर उधर जाके बचा लिया और फिर आज भी अपने बयानिया से पीछे नहीं हट रहे, जो कि आज भी एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान है। अच्छा, इख्तिलाफ पाकिस्तान के अंदर होना एक अलग चीज है, उस इख्तिलाफ का पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचा के प्रचार करना और फिर पाकिस्तान दुश्मन लोगों का उस बयानिए को सपोर्ट करना, ये मेरे ख्याल है जो अमल हुआ है ये बहुत खतरनाक है। तो मैं पीटीआई का खास तौर पे कराची की बात कर लूं, कराची के लोग मुहिब वतन हैं, उन पे इल्ज़ाम किसी भी तरह का माजी में लगाओ, लेकिन आपने देखा उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ, और इवन 22 अगस्त की मिसाल भी आपके सामने कि जब पाकिस्तान के बयानिए के ऊपर अमल कुछ नहीं था, सिर्फ बयानिया था, उस बयानी के बाद भी आपने देखा कि पूरी कारकुनान, जिम्मेदारान, पूरी लीडरशिप वो एक तरफ खड़ी हो गई और उन्होंने कहा इस गलती को कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता जो पाकिस्तान मुखालिफ है। राइट। मैं एक बात आज़र साहब, जी क्विकली सर, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो अभी पाकिस्तान का और ईरान का एक एपिसोड हुआ है, देखिए उस एपिसोड के बाद जब हमने यानी बड़े अच्छे तरीके से जवाब भी दिया और जिस मैच्योरली पाक फ़ौज ने जो है वो इस सारे मामले को हमारे आर्म फोर्सेस ने डील किया है, उसके बाद हमारे आर्म फोर्सेस का ग्राफ बहुत हाई हो चुका है। जब ग्राफ इतना हाई हो चुका है तो इसकी जो तकलीफ़ है कुछ लोगों को, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको इसकी बड़ी पेन है और वो अब जो उनका प्लान सी है, उस प्लान सी में और नफरत आ चुकी है। तो आई बिलीव कि शायद वो और ज़्यादा तरीके से जो है ना, सख्त तरीके से एक हमला करें और ये इनकी मर्तबा इनकी ख्वाहिश ये है कि जो 9 मई है उससे ज़्यादा शिद्दत से हमलावर हों, लेकिन इस मर्तबा आगे से तैयारी भी पूरी है। ओके जी आज़र साहब। यार मुझे बड़ी हैरानगी होती है हसन, यूं पता नहीं प्लान सी यानी क्या, यानी किसकी सर आप बता दें प्लान सी क्या है, कमाल हो गया। बताएं प्लान सी यानी आप चादर लगाए बैठ के ये नूली का प्लान लेके आते होंगे आप, जो आप उनके पास बैठते हैं। हमारे बातों में मत जिक्र किया करें कि प्लान सी क्या है क्या नहीं है। आप कौन होते हैं हमारे प्लान सी के बारे में बिला वजह इल्जाम लगाने और झूठ बोलने के? कोई प्लान अच्छा बताएं प्लान सी क्या आपका? अच्छा आप बता दें, चलिए ये मेरे वाला नहीं है तो आप बता दें क्या प्लान सी है। उसका जहां तक है ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब से बड़ा प्यार है, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इस तरह के इल्जाम लगाना बड़ा दुख और अफसोस का मकाम है। पूरा 3-3.5 साल हुकूमत की और उन्हें साथ बैठकर कोई एक जगह बता दे कोई ऐसा काम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। भाई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी कोर्ट से सजा हो जाएगी तो फिर बात करेंगे। अभी इस वक्त अच्छा नहीं लगता इस तरह की बातें करना। मुल्क में हमांगी पैदा करें, मुल्क को आगे लेके जाएं। इस तरह की बातों में करके मिलेगा क्या? आप सब चाहते हैं आए डिमांड करें, जुडिशल कमीशन बनाए, इसका एक कमीशन बना ले, उसमें बैठकर तय हो जाएगा। उसमें डरते क्यों है, भागते क्यों है सारे इस बात से? भाई हम कह रहे हैं, ओपन माइंड होकर कह रहे हैं क्या है, उसकी बाकायदा एक बनाए, अपना सुप्रीम कोर्ट के जजेस मिला ले, 5-6 मिला ले, 7 अपनी मर्जी के मिला ले, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलिट्री कोर्ट बन गए हैं, आपका क्या ख्याल है? मिलिट्री कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलेगा? भाई बात बड़ी वाज़ेह है, जुडिशल कमीशन की बात हो रही है। आप जुडिशल कमीशन और ट्रायल में अब तक क्या कर लिया आपने? आपने मर्डर कर दिया, कहते हैं मेरा जुडिशल कमीशन बनाएं फिर मुझे आप अदालत में पेश करें। पर जैसा जुर्म किया उसके मुताबिक वो है ना, पनिशमेंट है, सजा है। मेरे साथ डिमांड करना, जुडिशल कमीशन बना लेना। मैंने रोका है आपको? मैं तो कह रहा हूँ जुडिशल कमीशन बनाए, तहकीक करें इसकी। देखिए आप गुस्से में आ जाते हैं अजहर सदीक साहब, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर जो मैंने कहा वो प्लान सी नहीं है तो मोहतरम आप बताएं फिर प्लान सी क्या है? डिनाई कर रहा हूँ इस बात को, जुर्माना देंगे आप। अच्छा अजहर साहब देखिए, हमने अब देखें 2 बातें। एक तो जो ख्वाजा इज़हार साहब ने बात की है, हालांकि वो मैंने बताया ना कि माजी में इन तमाम चीज़ों से गुजरे हैं, बट वो कहते हैं ये हमसे भी खतरनाक बात है। हम तो चले जैसे तैसे वो गुजर के यहाँ तक पहुँच गए कि जब पाकिस्तान के ऊपर बात आई तो हम दोबारा से वहाँ खड़े हुए जो उसकी कॉस्ट पे कर दी। जरा सुनिएगा ना अजहर साहब, जरा बात, अजहर साहब सवाल तो सुन लेना।
वो ये कह रहे हैं कि हम तो जैसे तैसे यहां तक पहुंचे, जब पाकिस्तान पे बात आई तो फिर हम सारा कुछ छोड़कर इस तरफ खड़े हो गए, पिछली बातों को भी सब भूल भाल के। लेकिन पीटीआई हमसे कई गुना ज्यादा आगे गई है, चाहे वो मुल्की फोरम्स पे मुल्की। सर सवाल तो गलत सुन लो अदर साहब, तुसी आज सवाल भी नहीं करन दे रहे। मैं ये कह रहा हूं, एक तो इनकी बात को जरा समझिएगा, वो कह रहे हैं ये हमसे आगे का काम हो गया है, कोर कमांडर हाउस से लेके GHQ अटैक से लेके इंटरनेशनल। और ये बात तो ठीक है ना कि इंटरनेशनल फ्रंट पर जिस किस्म के प्रोटेस्ट होते हैं। और दूसरा हसन कह रहे हैं कि फिर प्लान सी है क्या? देखिए मैं एक बताऊं आपको अपना ना आदिल, मुझे बड़ा दुख और अफसोस है ख्वाजा साहब की इस अल्फाज के ऊपर। यानी ख्वाजा साहब के अल्फाज वापस लेने चाहिए इस बात पे। किस बुनियाद पे? बताएं क्या एविडेंस है उनके पास कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां तक चली गई है? भाई ठीक है, कुछ कारकुनान ने अपने तौर पर एक्शन लिया, उसके खिलाफ काम करें आप। अभी तक तो किसी कोर्ट ने कोई एविडेंस सामने नहीं आ सकी जहां ये साबित किया हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कोई प्लान था। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसोन किया है 9 मई के हवाले से, बिल्कुल ऑन नहीं किया है। और बार बार हम ये कहते आए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बार बार आप क्यों कहना चाहते हैं? और अच्छा अगर आप चाहते भी हैं तो आए डिमांड करें हमारे साथ कि जुडिशियल कमीशन बना ले, इसकी इंक्वायरी करा ले, एक इंडिपेंडेंट फोरम पे आ जाए बात। तो हर्ज क्या है उसमें डर और खौफ किस बात का है? वजह है कि सारा कुछ सच सामने आ जाएगा। अब दूसरी बात आए, प्लान सी बिल्कुल नहीं ऐसा है। प्लान सी क्या है? प्लान सी है लोगों को घरों से निकालना वोट डालने के लिए। वोट डालने के लिए आए और देखिएगा आप गली मोहल्ले में हमारे जिस तरह की टोटल। और दूसरा ये भी बात बता दूं कि आप जो ये बात कह रहे हैं ना, आप खुद अपने केस की नेगेशन कर रहे हैं कि इंतखाबी निशान ले जाने का मतलब है पार्टी पे बैन हो जाना। बिल्कुल पार्टी पे बैन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज आज भी मौजूद है और तमाम कैंडिडेट बाकायदा नॉमिनेशन पेपर, मैंने भी दाखिल किया था नॉमिनेशन पेपर, मैंने लिखा था कि पीटीआई से मेरा ताल्लुक है और वो तमाम इसीलिए तो टिकटें दी है उनको। इसीलिए तो आपको कौन से वकील ने ज्यादा तंग किया, सलमान अकरम राजा साहब ने या फिर सरदार लतीफ खोसा साहब ने? वैसे आपस की बात पूछ रहा हूँ सर। मेरी एक बात सुने, बात बड़ी वाज़ेह है। इंतखाबी निशान सर, आप इंग्लैंड से आए थे, हम सोच रहे थे आप कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। हम तो इंग्लैंड में भी आपसे बात कर रहे होते थे, आप कहते थे मैं आऊंगा, इलेक्शन लड़ूंगा और वो करूंगा। ये किसने आपके खिलाफ साजिश की है? नहीं, मैंने तो आपको वाज़ेह कहा था कि मैं आके इलेक्शन लड़ूं, मैं आऊंगा पाकिस्तान में नॉमिनेशन पेपर दाखिल करूंगा। और मैंने एक बात ये भी कही थी, मैंने ये भी बात कही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरिट पे टिकटें देगी। एक मिनट अजहर सिद्दीक साहब, मुझे आप बताएं, आप हर बात पर कुरान पाक लेकर आते हैं ना। एक मिनट अजहर सिद्दीक साहब, आप हर बात पर कुरान पाक लेकर आते हैं। आप ये बताएं कि मैंने जो सुना है कि उमैर नियाजी साहब ने जो है वो अपने टिकट्स दिए हैं अपने मन जो है वो चाहने वाले बंदों को, कोई मेरिट नहीं था बकौल कुछ लोगों के कि उन्होंने तो पैसे भी खाए हैं। आप इस बात पर कुरान उठा सकते हैं? आप बात करें जरा। साहब देखिए, मैं बात बताऊंगा आपको। देखिए जी, मेरे पास तो ये मुसद्दिका इत्तलात हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी करा इस मामले की। इस पर क्यों नहीं बनवाते जुडिशियल कमीशन? आप देखिए ना, अब मुझे यहाँ बात कंप्लीट कर लीजिए, बात दे दीजिएगा जी अदर साहब। देखिए एक बड़ी वाज़ेह है कि देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे इलाके में अंदर NH 121 के अंदर एक आदमी ने बड़े अरसे से काम करा, उसका नाम वसीम कादर है। मेहनत की है उसने, और मुझे पता है, मैं इलाके में गया हूँ, मैंने जाके उसका काम देखा, तो मैं अपने आप को समझता नहीं इस काबिल के मैं जाके लड़ सकूं। हमने इलेक्शन जीतने के लिए लड़ना है, सिर्फ ये नहीं कि मैं एक वकील हूं इलेक्शन लड़ लूं। मेरा टेम्परामेंट अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन मैंने जो बातें कही थी ना, मैं देखिए इस बात को मैं मान रहा हूं और पार्टी ने फैसला बिल्कुल ठीक किया है। दूसरी जहां तक बात है ना, इस तरह के इल्जाम, पैसे लेना, ये करना, इस तरह के इल्जाम आते रहते हैं। इसकी किसी स्टेज पे अगर इंक्वायरी हो जाए तो कोई अर्ज नहीं है, लेकिन तो सर आप समझते हैं कि जिनको आपकी जगह टिकट दिया है वो आपसे अच्छा मेरिट है? जी बिल्कुल, मैं राइट, फाइन, थैंक यू। नहीं राइट, सही है सर, हर बात मसला हल हो गया ना। ये हम कहते तो आप हमसे नाराज हो जाते। देखें वैसे क्या आपको गलत टिकट दे दिया, हम तो आपके हक में थे, आपको मिला चाहिए। ख्वाजा साहब मुझे ये बताइएगा कि अब एक तो जो अजहर साहब कह रहे हैं, यकीनन आप उसका भी जवाब देना चाह रहे होंगे। वो कहते हैं आपने बड़ा संगीन उन पर इल्जाम लगा दिया, इसको साबित करें और ये सारा कुछ सो ऑन। लेकिन हम देख रहे हैं एक तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो कहते हैं कि जी हम 8 सीटें जीतेंगे कौमी असम्बली की इधर से, प्लस पीटीआई भी जो है वो कहती है कि जो अब एमक्यूएम की एक्चुअल पोजीशन क्या है कराची के अंदर, जरा आप हमें ये बताइएगा कि आपको इस रिवाइवल से क्या लगता है कि एमक्यूएम कितने % गेन करेगी? और क्या जो टिपिंग बैलेंस था, लाइक एमक्यूएम ने पहले से ही पीएमएलएन के साथ अपनी अलाइनमेंट शो की हुई है, तो क्या वो अब आजाद उम्मीदवारों के खाते में जाकर कोई गवर्नमेंट बननी है? यहां पर भी एमक्यूएम का रोल इंपॉर्टेंट होगा माजी की तरह? ये 2-3 मैंने आपके सामने सवाल रख दिए। अजहर सिद्दीक साहब को मैं बाद में जवाब देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि यकीनन इस बार मेरी असेसमेंट ये है कि फेडरेशन में दोबारा गवर्नमेंट जो बनेगी उसमें कोई बड़ी अपोजिशन नहीं हो पाएगी और कोई वाज़ेह अक्सरियत भी नहीं होगी जिसमें फिर एमक्यूएम का रोल
निहायती कलीदी होगा। और जो एमकेएम की शहरी जिनकी सीटें हैं, बावजूद इसके कि हमारी हल्का बंदियां बड़ी मुतनाज़ा और बड़ी लिसानियत और सियासत पे तकसीम हुई, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मंजूर नहीं किया, उसके बावजूद हम अपना 80% मैंडेट रीगेन कर लेंगे। और कराची में हमें यकीन है कि हम आराम से 18 सीटें रिकवर करेंगे, हैदराबाद से 2 करेंगे और इंशाल्लाह मीरपुर खास से भी हम रिकवर करेंगे। सक्खर बड़ा बुरी तरीके से डैमेज हुआ है, लेकिन सक्खर की सूबाई असेंबली में इंशाल्लाह हम हासिल करने की भरपूर कोशिश हमारी जारी है। जीडीए के साथ हमारा इत्तेहाद हो गया, कुछ सीटों पे हमने जीडीए को उम्मीदवार को सपोर्ट कर दिया है। सूबाई असेंबली में हमें यकीन है वो सीटें 100% कामयाबी है जिसमें वो सीटें आएंगी। पीएमएलएन की सीटें हैं, यकीनन पीएमएलएन मेहनत करे तो उनके उम्मीदवार अगर वहां मेहनत करें, अपने हल्के में रिकॉग्नाइज कराएं तो उनको भी अच्छे वोट मिलेंगे, वो जीत सकते हैं। अब जहां तक बात है अजहर सिद्दीक साहब की, देखें अजहर साहब, मैं भी वकील हूँ, आपसे छोटा वकील हूँ और मुझे 32 साल हो गए एमकेएम में। मदद के साथ मैं आपको बहसीत वकील तो बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन एज ए पीटीआई आप कब रोशनास हुए, कब आप इंट्रोड्यूस हुए, कब आपने सियासी मैदान में कदम रखा, ये मुझे इल्म नहीं है। लेकिन हाँ, एज ए वकील आप बात सही कर रहे हैं कि इल्जाम है, तो भाई जब एफआईआर करती है तो पहले इल्जाम ही तो होता है। अभी केस चलेगा, गवाह आएंगे, मुकदमात होंगे। आप भी तो आखिरकार ह्यूमन राइट्स के वकील रहे, तो आपने कौन से 6 और 3 महीने में केस जीत लिए होंगे? भाई मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पे एफआईआर थी, मैं मुल्क से बाहर था, 22 एफआईआर थी मुझ पे और मैं मुल्क में ही नहीं था, वो कट गई। मुझे 5 साल लग गए बहसीत वकील अपने आप को इक्विट करने में। तो सब्र करें, जुडिशियल प्रोसेस जितना मेरा है उतना आपका भी है। आपकी मेरी मर्जी से अलग अलग कमीशन नहीं बनेंगे। जो मुल्क में कानून राइज है, जिस तरह पीटीआई के दौर में नैब का कानून राइज था, तो वो आप सब्र करें, आ जाएगा सामने। फिर जब वक्त आए तो उस वक्त आप इतने बड़े स्टेटमेंट देगा। जहां तक इल्जाम है, जहां पर आपके इल्जाम है, वो इल्जाम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये कहना कि दहशतगर्द है, ये है, इस तरह की बातें तो नहीं ख्वाहिश साहब सूट करती। आप ये लेकिन अगर साहब आपके वानी चेयरमैन भी तो एमकेएम को डायरेक्ट दहशतगर्द कहते थे। अगर वो आज आप पे इल्जाम लगा रहे हैं तो इट्स नॉट न्यू फॉर अस। ये तो सियासत में एक दूसरे पे इल्जाम सब लगाते हैं। देखिए मेरी बात सुने, वो सियासी बात आप करते रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है, सियासी बात में मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप ये बैठकर ये कहें कि सबूत है, ये है, क्या सबूत है उनके पास? है तो जाए कन्विक्ट कर लें आप। यानी मेरी बात मान रहे, तो फिर इसमें फिर इल्जामात भी आता करें ना, फिर मत कहें कि ये हो गया, वो इल्जाम होती है ना, एफआईआर तो इल्जाम होती है ना, वकील हैं, एफआईआर तो इल्जाम होती है ना, दहशतगर्दी की एफआईआर हैं आप पर, तभी आप साबित करते हैं बाद में, इल्जाम तो है ना। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये बेसिक प्रिंसिपल है खान साहब। अदर साहब एक सेकंड, ख्वाहिश साहब मुझे ये बताइएगा, आप जब कहते हैं हम 80% रिवाइव कर लेंगे, तो इससे मुराद यानी जो पीटीआई का माजी में मैंडेट था उसके ऊपर ज़ाहिर तनकीद होती रही कि उसमें मैनेजमेंट थी तो कुछ फेयर था, तो ये सब कुछ था, लेकिन अभी तो वो बहुत पॉपुलर नैरेटिव के साथ आगे जा रहे हैं ना, तो आप कैसे जो है वो 80% रीगेन कर लेंगे? पीटीआई को आप बिल्कुल माइनस कर रहे हैं कराची से। देखिए मैं इसलिए माइनस कर रहा हूं कि मैं अपनी एक्टिविटी देख रहा हूं ना, मैं अपनी एक्टिविटी देख रहा हूं, मैं इसके अलावा अपने मुखालफिन की एक्टिविटी देख रहा हूं, जमात इस्लामी की देख रहा हूं, कहीं कहीं पीपल्स पार्टी की भी देख रहा हूं, इवन जीडीए की देख रहा हूं कराची में। तो पीटीआई की तो कोई एक्टिविटी, या कराची का सोशल मीडिया, कराची का नौजवान जिसको मैं जानता हूं बाय बर्थ, यहाँ से अपने हल्का अहबाब से लेके अपने हल्के तक, वहां तो पीटीआई का नैरेटिव काफी डैमेज हो चुका ना, उनका नैरेटिव मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। तो कोई भी बादशाह जी because of 9th May, just because one reason, or there are not other reasons as well. Even post 9th May narrative also is not supporting to Pakistan. वो performance की वजह से आप कह रहे हैं। आपकी पूरी लीडरशिप ने वर्बल स्टेटमेंट्स दिए हैं, सिर्फ ये कह देना कि हमारा ताल्लुक नहीं है। भाई हम भी आपसे कह रहे हैं ना कि हमारा ताल्लुक नहीं है 22 अगस्त से, लेकिन गिरफ्तारियां हुई है ना, हमारी एफआईआर कटी है ना, लोगों को सजाएं भी हुई हैं और लोग मुकदमा पेश किए हैं, तो मुकदमात तो फेस किए हैं आपको। तो अभी जो अमल हुआ है उसमें कहीं ना कहीं, अच्छा अगर 22 को ही 9 मई को ही आपके ये बयान आ जाते, 9 ही मई को आपके तमाम लीडर्स के जो टीवी पे उकसाने वाले बयान थे वो ना आते, तो पर इस इल्जाम के झूठ होने में किसी ना किसी हद तक शुबा होता है कि भाई हाँ भाई ये झूठ हो सकता है। लेकिन ये तो मुकम्मल तौर पर आपके खिलाफ चार्जशीट पूरे पाकिस्तान में। बयान नहीं सुना आपने, बहुत से लीडर के बयान नहीं सुने, फिर आपने, फिर मेरा ख्याल है
शायद आपने टीवी अपनी मर्जी का ही देखा है, फिर आपने डॉक्टर जासमीन अरशद का बयान सुना होगा आपने, मेरा ख्याल आई होप सर। वो महीने बाद तो सभी के बयान आ गए, बीमारियां भी निकल आई, हो जाता है। 9 मई वाले दिन ही कह रही है, 9 में मैं आपको कहता हूं, मैं आपको भेज देता हूं एविडेंस वो वाली। अच्छा सर, मैं जज हूं ना, आदिल अब्बासी जज है, लेट द कोर्ट डिसाइड। ऑब्वियसली ये तो अदालत ने फैसला करना है ना जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये तो अब अदालतों के फैसले होंगे, चाहे इसको कोई पसंद करे ना पसंद करे, इख्तिलाफ का हक भी है फैसले के बाद, लेकिन अदालतों ने ये डिसाइड करना है। आई एग्री विद ख्वाजा साहब के लेट द कोर्ट डिसाइडेड रादर। जी मैं आता हूं साहब आपकी तरफ। जरा इस्तेकाम के अंदर जो लोग थे वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जहां बैठ जाए, उनको क्या कहेंगे ये जवाब दे। अच्छा चले मैं इसका रिस्पांस लेता हूं। हसन साहब वो कहते हैं तहरीक, वो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो लोग जाके बैठ गए, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है ना, ठीक है, वो चले गए, उसको आप क्या कहेंगे? अजहर साहब का ये एतराज है। दूसरा, ये आज क्या हुआ है साइफर केस के मामले में? सुना है कि जेल सुपरिटेंडेंट से तल्ख जुमलों का तबादला हुआ बानी चेयरमैन का, और क्या ये हकीकत क्या है सारा मामला? और जरा मुझे इसकी भी वजाहत कीजिएगा, मैं जरा एक ही सवाल में चारों जवाब मिल जाए कि ये जो बयान था आजम खान साहब का थोड़ा सा मुख्तलिफ लगा है आपको, क्या है ये मामला? नहीं, आजम खान साहब का जो बयान है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेसिकली जो प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ है उसकी तायद दी है, और जो उसने अपोजिशन के जो प्रोसिक्यूशन के मौक़िफ़ की तायद की है, और जो चेन उन्होंने बनाई है उस चेन के साथ वो सिंक्रोनाइज है। उनका ये कहना कि जी उन्होंने जो पेपर लहराया है पब्लिक गैदरिंग के अंदर, वो साइफर था या नहीं उनको इसका इल्म नहीं है। तो वो बात अगर वो कहें कि वो था, तब भी वो बात उनसे रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ही वाज नॉट फिजिकली प्रेजेंट देयर, तो वो चीज़ नहीं है। तो वो बेसिकली वो केस जो है ना, वो ऑलरेडी दूसरे मुल्कों से जो ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा, वो बात भी वापस ले ली, वो बात भी रेलेवेंट नहीं है इतनी। जो बेसिकली प्रोसिक्यूशन का अपना केस है, वो केस बड़ा मजबूत है। और आपको मैं बता रहा हूँ, अगर मैं कहता हूं कि अच्छी बात है, अगर ये बहुत हंस रहे हैं तो 1-2 मन मिठाई का ऑर्डर कर दें, और ताकि किसी की दुकानदारी तो चले ना, क्योंकि केस में तो मैं सजा तो होती साहब मुझे दीवार पर लिखी दिखाई दे रही है। दूसरी बात मोहतरम कह रहे थे, आपने बात की कि सुप्रीम के जेल के हवाले से, तो बात मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि इनको बड़ी तकलीफ है, बड़े प्रॉब्लम में है, क्योंकि देखिए इस वक्त ये पहले भी रियासत पर और एस्टैब्लिशमेंट पर और फौज पर हमलावर हुए। GHQ के पहले जो उनकी चक्री में मीटिंग थी, वहां पर भी उन्होंने यही कहा कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आपने जाना है, मार्च करना है टुवर्ड्स GHQ। तो ये बेसिकली तमाम की तमाम प्लानिंग, दुश्मनी इनकी किससे पड़ गई है? फौज के साथ। अब फौज ने जो ईरान को जवाब दिया, तो उससे यानी पहले अगर 95% लोग फौज के साथ प्यार कर रहे थे, तो अब 100% हो गए। लेकिन लोगों ने देखा कि यार ये वाकई मतलब जो है ना, वो फौज जिस मकसद के लिए रखी गई है, पाकिस्तान की दाखिली सलामती और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सरहदों की खुद मुख्तारी, उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रही है। तो उसके ऊपर जो है ना, ये फितरी अमल है इनका, इनके मिजाज के अंदर जो गुस्सा आया है, चिड़चिड़ापन आ गया है। दूसरी बात ये कह रहे थे जी, इल्ज़ाम है PTI के ऊपर, इल्ज़ाम है कि ये 9 मई का, तो भाई 9 मई का इल्ज़ाम को मजाक है? वो रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमले का इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम जो है शोधा की यादगारों को जलाने का इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम जो है वो कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला करने का, उसको जलाने का इल्ज़ाम है। अच्छा, इस किस्म के संगीन नोयत के इल्ज़ाम है तो बंदा कहते जी खाली इल्ज़ाम है। तो बात यह है कि कत्ल का भी इल्ज़ाम होता है, ठीक है, कत्ल का भी इल्ज़ाम होता है। तो इल्ज़ाम के बाद वो, जैसे ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बात की कि फिर आपके लिए भी वही जुडिशल सिस्टम है जो उनके लिए था, तो जैसे पूरे तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, तो उसी जुडिशल सिस्टम के अंदर फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल सकता, आप कह रहे हैं वो सहूलतकारी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल आदिल साहब, सहूलतकारी बिल्कुल फुल स्टॉप। अभी इनकी ख्वाहिश थी ना कि हमें यूनिफॉर्म सिंबल मिल जाए। ख्वाहिश क्या कर रहे थे? ख्वाहिश ये थी कि जी हमें इंतखाबात में जाने दिया जाए यूनिफॉर्म सिंबल के साथ, और हमें कह दिया जाए जी कि इसके बाद आप जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं, भाई क्यों आपको लाडले हैं? लेकिन वो आज जो वजीर इत्तलात ने बताया, निगरान वजीर इत्तलात ने, कि 500 लोग जो जजेस के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, इदारों के खिलाफ, वो आइडेंटिफाई हो गए। कुछ मुल्क से बाहर हैं, कुछ मुल्क के अंदर हैं। क्विकली इस पे कमेंट कीजिएगा, मैंने ब्रेक ले लिया, फिर अदर साहब के हवाले से। तो मैं तो पहले से कह रहा था कि हमारे अदारे जो है वो सत्तूबी के सोए में हैं, जो इस किस्म की तस्दीक कर रहे हैं। मैंने कहा जी आज एटलीस्ट मुल्क के अंदर तो आप एक्शन ले सकते हैं ना। आज चीफ जस्टिस हैं, कल चीफ आर्मी स्टाफ है, परसों कोई और है। और आपको हसन याद होगा कि जब लसबेला अटैक हुआ, उस वक्त हामिद मीर साहब के शो में मैं ये बात सबसे पहले, मैं वाहिद बंदा था जैसे सबसे पहले ये बात की थी कि इंस्टीट्यूशन पे जिस किस्म का अटैक किया गया इस वाकये के बाद भी, जिस तरह वो सब आपको पता है रिलेट किया गया चीजों को, तो वहाँ एक रिजेंटमेंट है, रिएक्शन आएगा। लेकिन आज इस बात को भी 1-1.5 साल हो गया, वाकई अगर एक्शन सही तरीके से होता तो ये जाता ना हो रहा, फिर डेटरेंस आती है उससे ना। लेकिन वो जो करने वाले हैं वो सोचते नहीं हुआ, इंशाल्लाह दुआ ये अल्लाह करे अभी भी ये ज़बानी जमा खर्च ना हो,
और ये एक्चुअली तो देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन नहीं होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म आप 1000 दफा करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब लूंगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जी। अजहर सिद्दीक साहब, ब्रेक से पहले आप बात करना चाह रहे थे। अपना ना मंसूर साहब, सॉरी अपने आदिल शाह साहब, देखिए बात तारीखी बात करने लगा हूँ। नवाज शरीफ ने इल्जाम रोग आर्मी के लगाए, आपने सिरिल अल-बदा के क्या बातें हुई, गुलभूषण जाधव के क्या बातें हुई, और नवाज शरीफ पता है 3 लोगों को तौहीन अदालत में सजाएं होती रही। यानी आज हमको सोशल मीडिया याद आ गया। मैं तो पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ ये कि सोशल मीडिया को रेगुलेट कर लें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा रूल्स बनाए, ऑनलाइन रेगुलेशन बनाए, और जस्टिस अतर मिलाना ने बाकायदा वो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट असाइड कर दिए, और फिर उसकी अपील फाइल की FIA में, और मरियम औरंगजेब ने वो अपील वापस ले ली थी। मैं ये रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ, ये इल्जाम अच्छा नहीं लगता। किसकी बात करें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कोशिश करती रही है कि ये रेगुलेट हो जाए। आज भी हम मुझसे अगर पूछते हैं तो आज भी रेगुलेशन, ये बिल्कुल रेगुलेट करने में कोई राज नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज 4 महीने पहले का आप ये मामला उठा ले। ये पिछले 6 सालों से जो कुछ होता है सबका काम करें, इंक्वायरी करें, इन्वेस्ट, जो लोग कसूरवार हैं, तभी निजाम ठीक होगा, ऐसे नहीं ठीक होगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि जब हम आ जाएं हमारी मर्जी, जब आप आ जाएं फिर आपकी मर्जी, ऐसा नहीं चल सकता है। और अगली बात जो है, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, कानून में अब तालिब इल्म हम भी हैं जहां तक, लेकिन 9 मई के वाकये की पुरजोर मजम्मत है। 9 मई से पहले इमरान खान के साथ क्या हो रहा है? इमरान खान का तो 9 मई तो अब आया है, 9 मई से पहले क्या हो रहा है? पिछले 1.5 साल से, 2 सालों से क्या भुगत रहे हैं इमरान खान? कितने केसेस भुगत रहा है? जमान पाक के वक्त 9 मई हुआ था, जब वो जिले शाह वगैरह जो हुआ है वो 9 मई हुआ था। वो सारा किसने कहा 9 मई तो अब हुआ, 9 मई से पहले। और आपकी बातों को और क्या इलेक्शन कमीशन से ले लें, तौहीन इलेक्शन ले लें, फिर आप सिर्फ यही नहीं है, फिर आप जाएं तो सही ना आगे, तोशा खाना ले लें। तोशा खाना में बजाय सिर्फ इमरान खान ही है, तोशा खाना में बाकी लोग नहीं है। मैंने 1990 से आगे सारा डाटा सारा निकलवाया है, क्या सिर्फ इमरान खान ही है? यानी उसकी वैल्यूएशन कहां से करा ली? वो एक मुलाजिम का एक वो अपना दुबई में कोई ज्वेलर के पास खुद आ रहा है, यार मजाक बनाया हुआ है। साइफर के केस में जहां तक बात है, वो देखें आजम खान का बयान बड़ी अहमियत का आमिल है। आजम खान ने आकर बड़ी वजाहत के साथ बता दिया कि बाहर कागज था। दूसरा उन्होंने कह दिया गुम हुआ था, गुम जब राजा मिला नहीं था। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर जाने का तो कोई नहीं है, और वो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आगे पीछे लोकेट हो जाए तो वो रूल्स बकायदा प्रोवाइड करते हैं कि क्या करना है, तो वो भी जुर्म कोई नहीं है। तो यानी यहाँ हम बैठ के देखिए ख्वाब अच्छा देख रहा है दिन में कि जनाब ऐसा हो गया। अजहर सदीक साहब, आप सवाल करें। अजहर सदीक साहब, आपने तो ऐलान किया था कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ फलां जनवरी को बाहर आ जाएंगे, तो वो फिर वो जनवरी की तारीख गुजर गई, वो बाहर नहीं आए। अभी आप जो है वो क्या उस पर शर्मिंदा हैं जो आपने तारीख दी थी और आप गलत साबित हुए हैं? कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। अब सुन लेना, सुन लें आप। देखें, मैंने 15 जनवरी को इसलिए कहा था कि 15 जनवरी तक इलेक्शन सिंबल हमारे पास आ जाएगा। इमरान खान साहब की साइफर में जमानत हो चुकी है, इमरान खान साहब की तोशाखाना में हो चुकी है। ये 9 मई वाले वाकये सारे बाद में डाले, ये नैब के केसों में सब में आपने डाल के जबरदस्ती अंदर रख लिया। ये कोई तरीका है? 5 अगस्त है, ये सारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जब गिरफ्तार थे हो सकती है थी। अब सुन लें आप, मैं आपको 26 जनवरी की डेट दे रहा हूँ। 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब बाहर होंगे, और 26 जनवरी तक जो आज मेरे साथ एक एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे हुए थे, उसने मेरी इस बात को सेकंड किया है। अब रह गया है इमरान खान खिलाफ है क्या? कुछ भी नहीं रह गया। वो 9 मई के वाकये में बाकी लोगों की जमानती होगी तो इमरान खान का ताल्लुक ही कोई नहीं, वो गिरफ्तार थे बड़ी वजाहत के साथ। और जहां तक बात है, उन्होंने हाई कोर्ट में कहा था कि दोबारा गिरफ्तार किया तो उससे ज्यादा जो सख्त आएगा। ख्वाजा साहब, आपको क्या लगता है? ख्वाजा साहब, आपका भी सियासी तजुर्बा बहुत ज्यादा, आपका भी बहुत सियासी तजुर्बा है, मुझे बताएं आपको क्या लगता है जो अजहर साहब कह रहे हैं? आपको लगता है इलेक्शन से पहले बानी चेयरमैन बाहर आ सकेंगे? दूसरा ये कि ये जो आपका जो एमकेएम का वोट बैंक है उसमें जो लंदन फैक्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनकी सिंपैथीज आजकल पीटीआई के साथ हैं, तो वो आपके साथ ना हो तो क्या नुकसान होगा, या वो फैक्टर भी ऐड हो जाए तो आप लोगों के लिए क्या सक्सेस के चांसेस हैं? देखिए, मसला ये है कि जो बानी पीटीआई है, इनका मामला तो ज़ाहिर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को देखना है, और मैंने वही कहा कि ये तो अदालत को ही फैसला करना है। इसमें हमें एज ए वकील कमेंट करना मेरा ख्याल है कि कोर्ट की जुरिडिक्शन में दखलंदाजी के मुतरादिफ होता है।
जहां तक बात है कि लंदन के फैक्टर की, तो जनाब वो बाइकआउट का ऐलान हो चुका है और उस बाइकआउट के ऐलान पहले भी हम उस बाइकआउट के ऐलान के बावजूद भी हम 2018 में इलेक्शन में गए थे और हमें वहाँ पे सीट्स मिली हैं, क्योंकि 22 अगस्त 2016 के बाद से मुसलसल बाइकआउट ही का ऐलान है। और हमारे जलसे ये जलसा कोई पहला नहीं था, इससे पहले हमारे 12 मुख्तलिफ टाउन में जलसे कामयाब हो चुके हैं और पीटीआई की सपोर्ट कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ये क्लियर हो जाएगा कि लाइन के इस तरफ कौन है और लाइन के उस तरफ कौन है। जहां तक अजहर सिद्दीक साहब की बात है, अजहर साहब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी बराह रास्त खान साहब से और बराह रास्त शाह महमूद कुरैशी साहब, हसन उमर साहब से कई मुज़ाकरात हुए। अगर आपने नैब को स्ट्रॉन्ग नहीं किया 3.5 साल बाद, 3.5 साल में आप ही के दौर में 600 अरब रुपए के लोग जिनके ऊपर 600 अरब की करप्शन थी, वो ये बाइज्जत बरी होते चले गए। तो इसमें कसूर किसका है? चीफ एग्जीक्यूटिव को ही करना है ना। फिर इसी तरीके से डील करके आया था, बरी हुआ, ये कैसे बरी हो गया, ये अच्छा नहीं लगता। आप आपके जुबान से अल्फाज, आप एक रीजनेबल आदमी हैं, अब ये दाम नहीं था, यानी नजर आ रहा है सारा कुछ क्या था। सुन तो ले मेरी गुजारिश कि अगर तोशा खाना में और लोग भी थे तो 3.5 साल खान साहब उस तोशा खाना का इंतजार क्यों कर रहे थे? खुद भी वही प्रैक्टिस क्यों की जो कि माजी में खराब थी। मैं मानता हूँ अगर आप उन्हें बात तो पूरी करने दें जी। आपने अगर मक्खी में मक्खी मारी है, करप्शन आप नहीं कर सके, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन आप नहीं ला सके अपने सूबे में, लोकल गवर्नमेंट आप नहीं मजबूत कर सके, आप मेरिट को, पुलिस को कहीं पे भी आपने तकर्रियां नहीं करने दी। आपके स्पीकर ने 200 अपने घर के लोग भर्ती कर दिए, आपके स्पीकर ने 200 अपने घर के लोग भर्ती कर दिए। फिर एक बात सुने, पिछले 50 सालों से आप कर सके, हमें तो हमारे तो 3.5 साल है ना, पिछले 50 सालों से आपने क्या किया? 40 साल वजीर आजम में और मेयर कराची में जमीन आसमान का फर्क होता है। और मैं इससे गुजारिश ही कर रहा हूँ, आप बताएं ना, मैं आपसे बात करता हूँ यार। वैसे आपका साथ खुद प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर मौजूद है, उसमें और एक बंदा कोलिशन में है, ख्वाजा साहब के ऊपर उनको बराबरी पर लेकर आ रहे हैं अपने साथ, अपने चेयरमैन के साथ। सर ख्वाजा साहब को आर्गुमेंट पूरा करने दें। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हम तो एक इत्तेहादी थे आपके, हमारा नंबर इतना बड़ा नहीं था, हम एक हद से ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते थे। जी ख्वाजा साहब कंप्लीट कर सर, ख्वाजा साहब को कंप्लीट करने देना, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर साहब। जी ख्वाजा साहब, हम तो इतने बड़े इत्तेहादी थे कि हमें टीवी से पता चल रहा है कि कोई साइफर भी है। हम तो इतने बड़े इत्तेहादी थे कि अभी टीवी से पता चल रहा है कि आप तोशाखाना में फंस गए। हमें कौन से किसी ने बुला के बताया? ये तो हम 7 दफा आपके पास गए हुकूमत छोड़ने से पहले कि भाई खुदा के लिए आप अपने 18 महीने को काबू करें। सबसे पहले आपके पास से बाप पार्टी गई, फिर उसके बाद से आपके बाद PMLQ गई, फिर उसके बाद आपके पास से सारी जमातें गई। आखिर में आप हमसे कह रहे हैं कि हमारा साथ दो। लेकिन ख्वाजा साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई आप लोगों को फैसलों में ऑन बोर्ड नहीं रखती थी? आप नहीं गए, आपको ले जाने वाले ले गए थे, आपको बाप वाले ले गए थे, आपको भी एस्टैब्लिशमेंट ले गई थी, आप भी उन्हीं के साथ चलते हैं। छोड़ो इन बातों को, खुदारा मेरिट पे बातें करते हुए बंदा चले सर वो सोचता है। उन्हें कंप्लीट करने दे जी। ख्वाजा साहब, अच्छा आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है मेरी अजहर साहब रिक्वेस्ट होगी, अब जरा कंप्लीट करने दो, वक्त बिल्कुल मेरे पास कम रह गया। ख्वाजा साहब जी, अजहर साहब की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि अजीजाबाद से जो MP है मैंने बड़े बड़े मेरिट पे बने, प्राइम मिनिस्टर बड़े मेरिट पे बन गए। खुदा के वास्ते ये बातें ना करें। मैं सब ये जानता हूँ कि आपका क्लेम बड़ा था, आपका अमल 0 था। आपका क्लेम बड़ा था, हमारी उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन आपका डिलीवरी, आपका अमल वो 0 था, जिसकी हमें मायूसी रही। आप 17 महीने क्या डिलीवरी है? चले 17 महीने बताएं क्या डिलीवरी दी आपने? 17 महीने में PDM के साथ रहे, क्या डिलीवरी दी आपने? अरे उनको छोड़ के तो आपके पास आए थे जान छुड़ाकर, आपने फिर दोबारा उन्हें मार दिया। 17 महीने जो हमको छोड़ के, जो हम पे हमें पीड़ के ख्वाजा साहब ये बात आप मान लें अजहर साहब की कि 17 महीने में भी पल्ले कुछ भी नहीं आया, बल्कि उल्टा हर चीज जो है वो महंगी भी हुई और नुकसान ही नुकसान हुआ है पाकिस्तान के अवाम का। ये 2 पार्टियों की म्यूजिकल चेयर छोड़ के हम खान साहब के पीछे गए थे, खान साहब ने पूरे मुल्क का फिर हम 2 पार्टियों के पीछे लगा दिया। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? राइट हसन साहब, क्विकली टुवर्ड्स द वेरी एंड, आप ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा वो कहते हैं तोशाखाना में और लोग भी हैं, उनके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ, हमारे ऊपर क्यों? और नहीं, तोशाखाना में और लोग हैं। देखिए उन्होंने जब स्टेट के जो भी उन्होंने गिफ्ट लिए हैं, उन्होंने पहले पैसे जमा कराए हैं और फिर गिफ्ट लिए हैं। यहाँ पर जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं,
उन्होंने कहा है जी कि ये मैंने फलां जगह से पैसे लिए हैं, मेरी सेल प्रोसीड से मैंने पैसे जमा कराए हैं, और जिस बंदे का वो हवाला दे रहे हैं कि उससे पैसे लेकर उन्होंने सेल प्रोसीड से जो रकम जमा कराई है वो मान ही नहीं रहा। तो बात ये है कि ये पैसा, बात सिंपल है कि जिस दिन उन्होंने वो घड़ी क्लेम की ली, क्या उनके पास वो रकम मौजूद थी बैंक अकाउंट में कि वो 2 करोड़ रुपया वो पे कर सकते? सवाल तो ये भी है ना, उस अकाउंट में जिसको जाहिर कर रही हैं उसमें वो पैसे मौजूद थे। फिर जिस बंदे की रसीद लगा रहे हैं वो बंदा कहता है घड़ी मेरी नहीं है भाई, मैंने नहीं खरीदी, मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? तो बात ये है कि इनके अपने मामला बड़ा नाजुक हो चुका है। तो बात ये है कि तोशाखाना वाला केस तो एक अपनी तरफ है, तोशाखाना में जो घड़ी है वो तो अपनी जगह है, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने जाहिर ही नहीं की, ऐसे ही ले गए बारोबार। क्या लेंगे? बहुत कुछ लेंगे। मसलन बताएं ना सर, मतलब इतनी बड़ी लिस्ट है, मुझे कहां जुबानी याद है। तोशाखाना से और भी चीजें ले, प्लस आइटम तोशाखाना में जमा ही नहीं हुई ना, बाहर से गिफ्ट मिले, बाहर से जेब में लिए और वो गायब हो गए। बट ये रिकॉर्ड पे तो होगा ना पीएम ऑफिस, रिकॉर्ड पे तो जरी बात है, आ ही जाएगा। वहां से उन मुल्कों से पूछ लो जो स्टेट गिफ्ट दिए हैं, होता तो ये स्टेट गिफ्ट है। मुझे इधर हुकूमत थी पीडीएम की, उनको बताना चाहिए था कि ये बगैर खाते के ही ले, कुछ लिस्ट निकाली थी, कुछ लिस्ट आई थी। नूर आलम खान साहब के पास 30 सेकंड मुझे कंक्लूड करना चाहिए। मैं बताऊं आपको, देखिए मैं वो बात नहीं करना चाहता आदिल, देखिए बात बड़ी है, मेरिट पे बात करें भाई। मैं आपको 1990 से अब तक के मैंने डाटा सारा मेरे सामने पड़ा है, मैंने पूरा पब्लिक कराया, उसमें देख लें BMW क्या क्या गाड़ी आई है, वो ले रही सर। बट ख्वाहिश साहब कह रहे हैं ना आप कर लेते ना 3.5 साल में हुजूर। वो तो पब्लिक अब हुए आगे ना, वो तो पब्लिक 2022 में आकर हुए हैं, 2021 में पब्लिक नहीं हुए। तो कर देते ना पब्लिक सर, इसमें भी क्या मसला था? ये कौन सी रॉकेट साइंस करना था? हुकूमत आपके पास अपनी थी, कैबिनेट। थैंक यू अजहर सिद्दीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हसन अयूब साहब आपका बहुत शुक्रिया। खौल हसन साहब मौजूद थे, आपने जो है प्रोग्राम देखा। नाज़रीन, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।